हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बहुत ही लंबा लेजिस्लेशन है जो किसने पास किया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी कि 47 की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। इसी रीज़न के कारण इसको दो हिस्सों में सेपरेट किया गया है, मतलब कि तोड़ा गया है। एक का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। तो मेन हम कह सकते हैं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ये इसका ऑब्जेक्टिव था इंडियंस को क्या प्रोवाइड करना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो इनको चाहिए थी, किनको? इंडियंस को। अब हम बात करें इसकी कुछ डिटेल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या थी इसकी बैकग्राउंड। एक डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की इंडिया में, और कौन ये डिमांड कर रहा था? इंडियन लीडर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है, संविधान में कुछ रिफॉर्म्स चाहिए। तो इंडिया की जो सपोर्ट थी ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसने भी हम कह सकते हैं कुछ एड किया ब्रिटिश की एक्नॉलेजमेंट, मतलब ब्रिटिश ने स्वीकार किया कि ज़रूरत है इंडिया को, हम कह सकते हैं कि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेने की कंट्री में, मतलब कि खुद इंडिया की कंट्री में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने समझी। ठीक है, किसने? ब्रिटेन ने। तो क्योंकि उस वक्त इंडिया सपोर्ट कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक्ट बेस करता था किसके ऊपर? पहला नंबर तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, दूसरा नंबर रिकमेंडेशन किसकी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, और जो वाइट पेपर पब्लिश किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1933 में, जो किसके ऊपर बेस करता था? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, और साथ में रिपोर्ट जो थी जॉइंट सिलेक्शन कमेटीज़ की। तो ये जो हम बात करें 1935 के एक्ट, यानी कि इसने प्रोवाइड किया क्या? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। क्या? ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं यूनिट्स रहेंगे। उसके बाद इसने डिवाइड की पावर किसके बीच में? सेंटर और यूनिट्स के बीच में 3 लिस्ट में डिवाइड हुई। यानी कि पहली लिस्ट कौन सी थी? फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट। और जो बची हुई पावर्स थी, जिनको हम रेस्टरी पावर्स बोलते हैं, वो किसके पास गई? वाइसरॉय के पास। जबकि जो फेडरेशन है ना, ये फ्रक्टिफाई नहीं हो सका क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, 1935 ने एबॉलिश की डायरकी जो प्रोविंसेस में प्रिवेल थी, और इंट्रोड्यूस की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसकी जगह पे। ठीक है, इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ पे? प्रोविंसेस में। यानी कि गवर्नर जो था, अब उसको क्या चाहिए था? वो एक्ट करेगा किसकी एडवाइस पर? मिनिस्टर्स की, जो रिस्पॉन्सिबल थे किसको? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसने प्रोवाइड की एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। पहले डायरकी कहाँ थी? प्रोविंसेस में, अब कहाँ आ गई? सेंटर में। जबकि ये प्रोविज़न जो था ये भी नहीं इफेक्ट में आ सका। तो आगे हम बात करें, इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया बाईकैमरलिज्म। ठीक है, 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म होता है, 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें अभी पार्लियामेंट में कितने हैं? 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। वैसे ही यहाँ पर ही बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया 6 प्रोविंसेस में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस में। चलिए आगे। तो इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को फिर एक्सटेंड किया किसकी तरफ? डिप्रेस्ड क्लासेस भी इंक्लूड किए, वुमेन और लेबर, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1858 एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, उसको एबॉलिश किया, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, उसको क्या दिया गया? टीम ऑफ एडवाइजर्स। क्या देगी? टीम ऑफ एडवाइजर्स। अब हम बात करें, ये एक्ट जो है इसने क्या सेटअप किया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट के एक, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अंडर बना हुआ है।